रात के 9:45 बज रहे थे। गोरखपुर के NH-27 के किनारे मां वैष्णव भोजनालय की पीली रोशनी कीड़ों को खींच रही थी, और रमेश कुमार को भी। वो आखिरी टेबल पर बैठा था। थाली सामने थी, आधी रोटी, दाल जो ठंडी हो चुकी थी और एक कटा हुआ प्याज जिसे उसने छुआ तक नहीं था। खाने का मन नहीं था। मन कहाँ था ये वो खुद नहीं जानता था। फोन की स्क्रीन जली। मनोज। रमेश ने एक पल देखा, फिर उठाया। बाबू। मनोज की आवाज में रोना छुपा था। वो रोना जो 16 साल का लड़का तब छुपाता है जब उसे लगता है कि रोना उसे कमजोर दिखाएगा। रमेश ये रोना पहचानता था। उसने खुद बरसों से यही किया था। बाबू, डॉक्टर ने आज बोला कि अगर अगले हफ्ते तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो पैसे हो जाएंगे। रमेश ने बीच में काटा। आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तू चिंता मत कर। खाना खाया? हां। झूठ था। रमेश जानता था। मनोज जानता था कि बाबू जानते हैं, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, सो जा। मैं पटना पहुंचकर कॉल करूंगा। फोन रखा। चाय का घूंट लिया। ठंडी थी। ढाबे के बाहर आया, बीड़ी सुलगाई। आसमान में बादल थे। कभी चांद दिखता था, कभी छुप जाता था, जैसे वो भी तय नहीं कर पा रहा था कि रहे या जाए। रमेश ने बीड़ी का आखिरी कश लिया, जमीन पर मसला और ट्रक की तरफ चल दिया। नीला टाटा 407, नंबर UP 53807842। पीछे लिखा था मां का आशीर्वाद। ये उसने नहीं लिखवाया था, पुराने मालिक ने लिखवाया था जब ट्रक नया था। रमेश ने कभी मिटाया भी नहीं, ना इसलिए कि उसे पसंद था, बस इसलिए कि मिटाने की जरूरत नहीं लगी थी। इंजन स्टार्ट करने से पहले एक पल रुका। डैशबोर्ड पर एक फोटो चिपकी थी, टेप से, पुरानी, थोड़ी मुड़ी हुई। सुमित्रा की, शादी के 3 साल बाद की, जब जिंदगी अभी इतनी भारी नहीं हुई थी। सुमित्रा हंस रही थी, वो हंसी जो रमेश को याद थी, जो अब उसने बहुत कम देखी थी। उसने उंगली से उस फोटो को एक बार छुआ, फिर इंजन स्टार्ट किया। कैसेट अपने आप चलने लगी। ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे। मां की पसंदीदा थी। कैसेट पुरानी थी, आवाज कांपती थी, पर रमेश ने उसे कभी नहीं बदला। ट्रक NH-27 पर निकल गया, पटना की तरफ। 340 किलोमीटर। पहले 20 किलोमीटर ठीक थे। सड़क चौड़ी थी, कभी कभी कोई बस या दूसरा ट्रक मिल जाता था। हेडलाइट की रोशनी में एक पल के लिए दुनिया जुड़ती थी, फिर बिछड़ जाती थी। रेडियो लगाने की कोशिश की, सिग्नल नहीं था, बस कैसेट। फिर जंगल शुरू हुआ। ड्राइवर इस हिस्से को काली पट्टी कहते थे। 60 किलोमीटर का घना जंगल। साल और सागौन के पेड़ इतने घने कि सड़क के दोनों तरफ दीवारें बन जाती थीं। हेडलाइट की रोशनी उन दीवारों से टकराकर वापस आती थी, आगे नहीं जाती थी, जैसे जंगल रोशनी को अंदर नहीं आने देना चाहता। रमेश ये रास्ता जानता था, बरसों से जानता था, पर आज रात कुछ था। हवा नम थी, पत्तियों और मिट्टी की गंध। रमेश ने खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे पर आई, नींद थोड़ी भागी। मोबाइल देखा, नो सिग्नल। कैसेट एक जगह अटकी। रमेश ने आगे किया, भजन फिर चला। उल्लू की एक आवाज आई दूर से, फिर खामोशी। रमेश की आंखें भारी होने लगी। सिर एक तरफ झुका, ट्रक बाईं तरफ गया। रमेश चौंका, स्टीयरिंग संभाला, खिड़की से बाहर ठंडी हवा में मुंह निकाला, आंखें मली। बस थोड़ी देर, पटना पहुंचते ही सो जाऊंगा। 10 किलोमीटर और आगे, हेडलाइट की रोशनी में बहुत दूर सड़क पर कुछ चमका, एक पल के लिए, सफेद। रमेश की आंखें सिकुड़ी। कुछ नहीं था, थकान है। वो आगे बढ़ता रहा। वो आकृति अचानक हेडलाइट में आई। सड़क के बाईं तरफ, एकदम किनारे पर, एक औरत, सफेद साड़ी, पीठ सड़क की तरफ, एक हाथ ऊपर उठा हुआ, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो वहां खड़ी नहीं थी, जैसे वो वहां थी। रमेश का पैर ब्रेक पर गया। ट्रक धीमा हुआ, रुका। उसने खिड़की से झांका, औरत हिली नहीं। रात के 11 बज रहे हैं, जंगल है, मोबाइल नहीं चलता, आगे बढ़ो, यही उसका दिमाग कह रहा था, पर उसके हाथ ने दरवाजा खोल दिया। कहां जाना है? उसकी आवाज जंगल में गूंजी और वापस आई। औरत ने जवाब नहीं दिया, मुड़ी नहीं, बस जैसे धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगी।
ट्रक के पिछले दरवाजे की तरफ। दरवाजे खुलने की आवाज, बंद होने की आवाज। रमेश वहीं बैठा रहा कुछ देर। अब उतार देना, अगले मोड़ पर उतार देना। उसने गियर डाला, ट्रक आगे बढ़ा। 5 मिनट, पीछे से कोई आवाज नहीं। रमेश ने एक बार हल्के से खंगारा, कहां उतरना है? आवाज गले में अटक गई, पूरी नहीं निकली। पीछे से कोई जवाब नहीं, बस एक सांस, धीमी, और एक गंध। रमेश ने नाक सिकोड़ी, ये गंध, अगरबत्ती और मिट्टी। मां जब मंदिर से आती थी तो यही गंध होती थी। रोज सुबह नहाकर, सफेद साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर वो चाय बनाती थी और वो गंध पूरे घर में भर जाती थी। थकान में दिमाग पागल हो जाता है। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा, जंगल, अंधेरा, सड़क। फिर उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी, आदत से, और उसका हाथ स्टेयरिंग पर कस गया। मिरर में पीछे की सीट दिख रही थी, ट्रक की पीली अंदरूनी रोशनी में साफ। सीट खाली थी। रमेश ने मिरर हिलाया, एंगल बदला, ऊपर किया, नीचे किया, बाईं तरफ, दाईं तरफ। हर बार सीट खाली, पर पीछे से सांस की आवाज आ रही थी। उसने बहुत धीरे से, जैसे कोई उसे देख रहा हो और वो नॉर्मल दिखना चाहता हो, पीछे मुड़कर देखा। औरत बैठी थी, साड़ी का पल्लू चेहरे पर, घुटनों पर हाथ, बिल्कुल स्थिर। रमेश आगे मुड़ा, आंखें सड़क पर। उसकी उंगलियां स्टेयरिंग पर इतनी घस गई थीं कि नकल सफेद पड़ गए थे। जंगल का एक सीधा हिस्सा आया, जहां दूर तक सड़क दिखती थी, कोई मोड़ नहीं। रमेश ने तय कर लिया, अगले मोड़ पर रोकूंगा, उतार दूंगा, जो भी है। तभी पीछे से आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, जैसे किसी पुरानी इमारत की दीवार बोल रही हो। सुमित्रा कैसी हैं? रमेश का हाथ कांपा, ट्रक थोड़ा हिला। उसने संभाला, तुम कौन हो? सुमित्रा को कैसे जानती हो? पीछे से कोई जवाब नहीं। कैसेट जो पिछले कुछ देर से बंद थी, अचानक फिर चलने लगी। वही भजन, वही कांपती आवाज, पर अब वो भजन कंफर्टिंग नहीं लग रहा था। 2 किलोमीटर। रमेश अगला मोड़ ढूंढ रहा था। फिर वो डिब्बा अभी भी है ना, लाल रंग का, जो तुमने 1998 में नदी में फेंका था। ट्रक का ब्रेक इतनी जोर से दबा कि टायर चीखे। ट्रक तिरछा हुआ। रमेश ने संभाला, पर ट्रक सड़क के बीच में रुक गया। उसके मुंह से एक आवाज निकली, पर वो शब्द नहीं था, बस एक टूटी हुई सांस। 1998। वो रात लखनऊ की ट्रिप से लौटा था। घर पर मां ने एक लाल टिन का डिब्बा रखा था। बाहर उसका नाम लिखा था, मां की लिखावट में। अंदर एक चिट्ठी थी। रमेश डर गया था। मां बीमार थी। उसने सोचा था ये मरने की तैयारी है, कि अंदर कुछ ऐसा होगा जो वो पढ़ नहीं सकता। उसने पढ़ा नहीं था। डिब्बा उठाया था, नदी पर गया था, फेंक दिया था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, कभी नहीं, किसी को भी नहीं। सिर्फ एक इंसान जानती थी, उसकी मां शांति देवी, जो 2003 में चली गई थी। गोरखपुर सरकारी अस्पताल। रात का 1 बज रहा था। आईसीयू के बाहर प्लास्टिक की नारंगी कुर्सी पर मनोज बैठा था, हाथ में ठंडे चाय का कप, आंखें आईसीयू के बंद दरवाजे पर। नर्स हर 15 मिनट पर निकलती थी। मनोज की नजर हर बार उठती थी। हर बार वो बस गुजर जाती थी। उसने बाबू को कॉल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली आउट ऑफ कवरेज एरिया। उसने फोन रखा, दीवार से टिक गया, आंखें बंद कीं। दीवार पर एक पुरानी घड़ी थी, रुकी हुई, रात के 11:47 पर। अस्पताल में समय रुक जाता है। मनोज ये बात पिछले 3 हफ्तों में सीख गया था। आंख बंद हुई, फिर एक गंध, अगरबत्ती और कुछ और, मिट्टी की, पुरानी, जानी पहचानी। मनोज की आंख खुली, खिड़की से बाहर देखा। अस्पताल के आंगन में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, ऊपर देख रही थी, माई के कमरे की तरफ, मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो मनोज ने पहले कभी नहीं देखी थी, पर जानी पहचानी लगती थी। वो उठा, लिफ्ट, सीढ़ियां, आंगन। 2 मिनट, वो औरत नहीं थी। मनोज आंगन में खड़ा रहा, इधर उधर देखा, कोई नहीं। वो वापस ऊपर गया। आईसीयू का दरवाजा खुला, नर्स निकली। इस बार रुकी। आपकी मां की कंडीशन सडनली स्टेबल हो गई है, हम सब हैरान हैं। मनोज ने कुछ नहीं कहा।
बस खिड़की की तरफ देखा। आंगन खाली था। जंगल में रमेश का ट्रक अभी भी सड़क के बीच में खड़ा था। इंजन चल रहा था पर वो नहीं चला रहा था। हाथ स्टीयरिंग पर थे पर कांप रहे थे। ये तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दी। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने एक लंबी सांस ली, फिर दूसरी। धीरे धीरे हाथ स्थिर हुए। उसने गियर डाला। ट्रक आगे बढ़ा, पर अब उसकी रफ्तार धीमी थी। 3 किलोमीटर। फिर इंजन खांसा। 1 बार, 2 बार और बंद। उसने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। डैशबोर्ड की लाइट्स चल रही थीं, बैटरी ठीक थी, डीजल गेज ठीक था, पर ट्रक नहीं, जैसे किसी ने रोक दिया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के बाईं तरफ घने पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था। टूटी हुई ईंटें, काई, झाड़ियां और उसके पास एक बड़ा पत्थर। हेडलाइट की रोशनी उस पत्थर पर पड़ रही थी और वो चमक रहा था, जैसे किसी ने उसे रोशन कर दिया हो। रमेश उस पत्थर को देखता रहा, फिर बहुत धीरे से पीछे मुड़ा। औरत का पल्लू हट गया था। रमेश ने उसका चेहरा देखा और उसके मुंह से चीख नहीं निकली, क्योंकि वो चेहरा उसे याद था। हर उस रात जब वो किसी ढाबे में अकेला बैठता था और छत देखता था, तब यही चेहरा याद आता था। हर उस सुबह जब ट्रक स्टार्ट करता था और सड़क खाली होती थी, तब यही चेहरा। झुर्रियां जो उम्र की नहीं, मेहनत की थीं। आंखें काली और गहरी जो हमेशा थोड़ी नम रहती थीं। माथे पर छोटी लाल बिंदी, वो मुस्कान जो सिर्फ माएँ देती हैं जब बेटा सो जाता है। माँ शांति देवी जो 2003 में चली गई थी। रमेश की आंखें भर आईं। उसका गला बंद हो गया। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस देखता रहा। माँ ने धीरे से मुंह खोला। रमेश बेटा, घर मत जा। क्यों? क्योंकि जब तक तू यहां है वो ठीक है। रमेश ने मुंह खोला। माँ मुझे माफ कर दो। माँ वो डिब्बा, वो चिट्ठी, मुझे माफ कर दो। माँ तुम्हारे अंतिम संस्कार में देर से पहुंचा। माँ मैं हमेशा देर से पहुंचा। माँ की नजर उस कुएं की तरफ गई, एक पल के लिए उस पत्थर की तरफ, फिर वापस रमेश की तरफ। वो मुस्कुराई। वो माफी की मुस्कान थी। वो मुस्कान जो कहती है मुझे माफी की जरूरत नहीं थी, मैंने कभी नाराजगी रखी ही नहीं। और वो गायब हो गई। कैसेट जो कब से बंद थी, एक बार फिर चली। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे। पर अब वो भजन हॉन्टिंग नहीं था, अब वो हीलिंग था। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रमेश ने दरवाजा खोला, ट्रक से उतरा। पांव जमीन पर पड़े। ठंडी नम मिट्टी। रात की हवा चेहरे पर आई। जंगल खामोश था, कोई आवाज नहीं, जैसे पूरा जंगल सांस रोके हुए था। रमेश उस कुएं की तरफ चला। पत्थर के पास रुका। बड़ा था पर वो झुका। उंगलियां पत्थर के नीचे गईं। जोर लगाया, पत्थर हिला। 1 बार और 2 बार। पत्थर एक तरफ सरक गया। नीचे काली मिट्टी में एक पुरानी टिन की डिब्बी थी, लाल रंग की। रमेश की सांस रुक गई। उसने डिब्बा उठाया। हाथ कांप रहे थे। उसने खोला। अंदर कागजात थे, पुराने, मुड़े हुए, जमीन के कागज, सरकारी मोहर, तारीखें और सबसे ऊपर एक चिट्ठी। माँ की लिखावट, वही लिखावट जो उसकी किताबों पर होती थी जब वो छोटा था, जो उसके टिफिन पर होती थी, जो हर चीज पर होती थी जो माँ ने कभी उसे दिया था। उसने पढ़ा, रमेश बेटा, ये जमीन तेरी है, तेरे बाप ने बेची नहीं थी, गिरवी रखी थी। कागज मैंने संभाल कर रखे, पैसे चुका दे, जमीन वापस आ जाएगी। इतना पैसा है उसमें कि सुमित्रा का इलाज हो जाएगा, मनोज पढ़ेगा, तू थोड़ा रुकेगा। और बेटा, उस दूसरे डिब्बे की बात, मैं जानती हूं तूने नहीं पढ़ा, मैं जानती थी तो नहीं पढ़ेगा, इसीलिए यहां रखा। कोई बात नहीं, माएं माफ कर देती हैं, हमेशा शांति। रमेश वहीं जमीन पर बैठ गया, घुटने मोड़कर, हाथ में चिट्ठी। और पहली बार 1998 के बाद पहली बार वो रोया, जोर से, बिना रोके, बिना छुपाए। बरसों का वो रोना जो थकान बनकर हड्डियों में बैठा था, जो बीड़ियों में दबाया गया था, जो ठंडी चाय में घोला गया था, वो सब एक साथ निकला। जंगल में उसकी आवाज गूंजी और फिर जैसे जंगल ने जवाब दिया, झींगुर बोलने लगे। दूर कहीं एक नदी की आवाज आई, एक पत्ता हिला बिना हवा के। जंगल ने सांस ली। मोबाइल की स्क्रीन जली, नेटवर्क कनेक्टेड, और तुरंत मनोज का नाम। रमेश ने आंखें पूछी, उठाया। बाबू, माई की तबीयत अचानक ठीक हो गई है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, बोल रहे कुछ मिरेकल जैसा हुआ है। रमेश हंसा,
वो हंसी जो रोने के बाद आती है, जो सबसे साफ होती है। हाँ बेटा, मिरेकल हुआ है। बाबू तुम कहाँ हो, सब ठीक है? रमेश ने उस जंगल की तरफ देखा, उस कुएं की तरफ, उस पत्थर की तरफ जो अब एक तरफ सरका पड़ा था। सब ठीक है, आ रहा हूं, बस थोड़ी देर, जल्दी आना बाबू। हाँ। फोन रखा। उसने उन कागजात को माँ की चिट्ठी के साथ कमीज के अंदर रखा, दिल के पास, जैसे माँ को ही रख रहा हो। ट्रक की तरफ चला। ट्रक चल रहा था, जंगल पीछे छूट रहा था, धीरे धीरे पेड़ कम हो रहे थे, सड़क खुल रही थी। पूरब में बहुत दूर आसमान का एक कोना नीला होने की कोशिश कर रहा था। रमेश के एक हाथ में स्टीयरिंग था, दूसरे हाथ से वो कमीज के ऊपर से उन कागजों को महसूस कर रहा था। कैसेट चल रही थी, वही भजन, पर अब किशोर कुमार की वो कांपती आवाज घर जैसी लगती थी। उसकी नजर एक बार साइड मिरर पर गई। जंगल पीछे जा रहा था, अंधेरे में, और उस अंधेरे में बहुत दूर सफेद रंग की एक झलक और एक मुस्कान। रमेश रुका नहीं, बस मुस्कुराया। माँ, एक शब्द, धीरे से, जैसे आसमान में छोड़ा। आगे सड़क खुली थी। ट्रक आगे बढ़ा। माँ का आशीर्वाद